हेलो एवरीवन, आज डिस्कस कर रहे हैं AIBE एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए CPC का बैरक लीजिए और मेरे साथ सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है रेस जुडिकाटा पे। रेस जुडिकाटा तो इम्पोर्टेंट है और सबको पता है, सेक्शन 11 में एग्जाम में मिल जाएगा कि रेस जुडिकाटा क्या है। पर ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। AIBE में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं एंड यहाँ आंसर है ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या है मैम, एक बार अभी समझ लेते हैं। जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है नेमो डेबिट बिस विक्सारी। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज के लिए या कोई भी इश्यू के लिए आप एक इंसान को एक ही बार तंग कर सकते हो, बार बार उसी चीज को लेके उस इंसान को आप तंग नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब यही हुआ दैट वन पर्सन कैन बी आस्क्ड टू आंसर इन कोर्ट ओनली वंस। तो रेस जुडिकाटा जो है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये वाला मैगजिम से आता है, जो ये बोल रहा है कि आप एक इंसान को एक ही बार तंग करो, बार बार उसी चीज को लेके कोर्ट में उसको तंग मत करो। और सेकंड सेकंड मैगजिम जो है वो ये कहता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेस को आपको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को बार बार एक ही केस पे आप नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को जब आप यूज करेंगे, प्रॉपरली यूज करेंगे, इसका मतलब यह है कि जो लिटिगेशन होती है, ये लिटिगेशन जो होती है, इस पे एक लिमिट होना चाहिए। एक लिमिट तो होना चाहिए ना, वरना बार बार जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उसी केस के लिए आप बार बार कोर्ट जाते रहोगे। जो इंडिविजुअल्स हैं, आप इंडिविजुअल्स को भी तंग कर रहे हो, और जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेज है आप उसको भी बार बार वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। तो ये है कॉन्सेप्ट जिससे आपको सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है रेस जुडिकाटा पे और ये पूछ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कौन से सब क्लॉज में आता है। तो मैम बैरक खोलूंगी तो उसमें दिखेगा क्या मुझे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? नहीं, बैरक में ये वर्ड नहीं होगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो इसलिए आपको पहले से पढ़ के जाना है कि एक्सप्लेनेशन 4 में जो कंडीशन दिया गया है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई पुरानी सूट है, अर्लियर सूट, और अर्लियर सूट में आपको कोई चीज की डिफेंस लेनी थी, ठीक है, आपने लिया या नहीं लिया इससे कोई मतलब नहीं है, पर ऐसी एक डिफेंस थी जो आपको लेनी चाहिए थी। एंड ये डिफेंस जो है वो सेकंड सूट, जो न्यू सूट है, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें ये इन्वॉल्व है। मतलब मान लीजिए अगर सेकंड सूट एंड फर्स्ट सूट का डिफेंस में कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन है, सब्सटैंशियल कनेक्शन है, तो ये मान लेते हैं कि ये रेस जुडिकाटा बन जाता है। ऑल्दो अर्लियर सूट का इश्यू अलग है। हमेशा रेस जुडिकाटा के लिए हम क्या देखते हैं? इश्यू देखते हैं। पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में ये कहते हैं चलिए इश्यू तो आप साइड में रख दो, इश्यू की बात नहीं हो रही है, पर अगर फर्स्ट सूट में, अर्लियर सूट में जो डिफेंस है वो, और ये सेकेंड सूट में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक है, ये वर्ड आपको बैरक में नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल है। मेरे साथ अभी याद कर लो एक्सप्लेनेशन 4, ये एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सेक्शन 13 ऑफ CPC में आप जो फॉरेन जजमेंट होती है उसको आप चैलेंज कर सकते हो, पर कहाँ चैलेंज करोगे? देखो बहुत सिंपल है, हम पढ़ रहे हैं CPC, तो इसमें क्या क्या आता है? सिविल कोर्ट्स के पावर्स ही आते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए, इन सिविल कोर्ट ओनली। आप उसको कहाँ चैलेंज करोगे? सिर्फ सिविल कोर्ट में चैलेंज करोगे। ये सारे प्रीवियस ईयर AIBE के ही क्वेश्चंस हैं। मैंने उसमें से जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो वाले नहीं उठाए हैं। जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, जो लोग मतलब जो भी थोड़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, मैंने वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आप एग्जाम में भी बैरक से कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको पूछते हैं कौन सा रूल में ये बोला है, तो आप तब का तब बैरक से कर सकते हो।
ओके ये हो गया आपका क्वेश्चन ज्यूरिसडिक्शन से। और ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई मुकदमा डालनी हो, कोई सूट फाइल करना हो, तो कहाँ फाइल करोगे? और आपका ऑप्शन यहाँ होगा ऑप्शन डी। क्यों है ऑप्शन डी मैम? जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनती है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, ये तीन चीजें जहाँ जो भी सिटीज में ये चीजें होती हैं, वहां पे आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। आप इनमें से कहीं किसी भी जगह पे आप सूट फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे वो क्या क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। एनीवेयर इंडिया नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये तीन सिचुएशंस, ये जो तीन सिटीज या तीन प्लेसेस जहाँ पे ये एक्ट्स होते हैं ना, डिफेंडेंट का ये होता है रिसाइड्स, तो सिर्फ वहीं पे आप मुकदमा फाइल कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। ये हो गया आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अंडर सीपीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कहते हैं कि फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट, उसको हम सीपीसी में प्रूव कैसे करते हैं? आंसर है आपका एफिडेविट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉट जस्ट एआईबी एग्जाम के लिए, पर आपका जो रियल प्रैक्टिस होता है उसमें सबको एफिडेविट्स फाइल करने पड़ते हैं। एफिडेविट होता क्या है मैम? आपने ऐसे फाइल किया ही होगा, आई नाम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, रिसाइडिंग सो एंड सो, हियर बाय ऑल फैक्ट्स ऑफ माई नॉलेज करके सारे फैक्ट्स को आप बताओगे, ऐसा ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। तो ये जो आप नरेट कर रहे हो ना, ये सारा नरेशन जो है, इसको हम बोलते हैं एफिडेविट। और एफिडेविट हमेशा कैसे स्टार्ट होती है? आई सो एंड सो, जो भी पर्सन एफिडेविट बना रहा है वो बताता है कि ये सारे जो है ये फैक्ट्स हैं मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से इस केस के लिए ये सारे फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट है। तो आंसर है आपका एफिडेविट। चलिए ये भी एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी फटाफट देख लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि स्टैट्यूट्स में से कौन सा है जो इक्विटी बेस्ड है? आपको याद रखना है इक्विटी बेस्ड होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये बाय हार्ट कर लो अभी मेरे साथ, ठीक है? आ सकता है ये क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपको बेरैक में नहीं मिलेगा। याद कर लिया? चलिए फटाफट और देख लेते हैं। ये हो गया आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वैसे तो सीपीसी से आपको 8 to 9 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत उसमें से 6 to 7 बहुत इजी होंगे, 2-3 थोड़े ट्रिकी होंगे। पर जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उससे भी 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो, और जो लिमिटेशन एक्ट है उससे भी 2 to 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर एआईबी होता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपको सब कुछ आंसर नहीं करना है, बट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका थोड़ा बहुत अगर टाइम बच गया एंड आपके पास बेयर एक्ट है, तो ये वाले बेयर एक्ट भी ले जाओ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन जो अब मैं डिस्कस कर रही हूँ ये है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। ये पूछ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो गया, तो आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? आप लीगली क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? एंड यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, सब कुछ कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप ये क्लेम कर सकते हो। आप इंजंक्शन फाइल कर सकते हो, इंजंक्शन टू प्रिवेंट फर्दर ब्रीच फाइल कर सकते हो, डैमेजेस मांग सकते हो, जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है ना, लॉस, उसके लिए जो ऑलरेडी लॉस हो गया है उसके लिए आप डैमेजेस भी फाइल कर सकते हो, या फिर सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ट्रू, सो ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। ठीक है, ये चलिए ये आ गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। ये है आपका आंसर है सेक्शन 89 ऑप्शन सी। तो सेक्शन 89 में क्या दिया गया है? सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी डील्स विद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ये तो आपने सुना ही होगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट से बाहर
आप सेटल कर लो। जो भी दो पार्टीज होते हैं, जो सूट के पार्टीज होते हैं, आप उनको बोलोगे आउट ऑफ द कोर्ट जाके आप सेटल कर लो। चलो चलिए, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मेरे साथ देखना। ये कह रहे हैं कि इसमें से ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे हो गए आपके लीगल प्रोसेसेस। ये पूछ रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे कोई भी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है। आपको याद रखना होगा, इसका आंसर है रेफरेंस। जब भी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से कुछ मांगता है कि देखिए हमारे पास ये इश्यू ऑफ लॉ है पर इसका सोल्यूशन क्या है हमें क्लैरिटी नहीं है, तो एज हाई कोर्ट, एज द सीनियर कोर्ट, आप हमें बता दो इसका आंसर क्या है ना। देखो कभी कभी आपको आंसर नहीं आता है और आपको फिगर आउट नहीं करना है, तो आप किसी को बोलते हो अरे यार मेरे को नहीं करना, आप जाओ सीनियर से आंसर्स ले लो, पुराने वाले क्वेश्चन पेपर होंगे वो वाला ले लो और आंसर देख लेंगे। ये भी ऐसा ही है। तो ये कह रहे हैं लोअर कोर्ट है हम, वी डोंट वांट टू डू इट, तो हम आपको देंगे रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं लीगली, रेफरेंस कर दिया। लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये रेफरेंस सेंड किया कि आप हमें आंसर बता दो। ठीक है, आंसर है रेफरेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है डिक्री होल्डर। ये समझने से इंपॉर्टेंट है मैम कि ये समझ लो इसका मीनिंग क्या है, टर्म का मीनिंग क्या है। जजमेंट है, जजमेंट में वन विल लूज है ना, वन विल विन एंड वन विल लूज। लूज, सॉरी इसका ये लूज का स्पेलिंग ये नहीं है, ठीक है, लूज है LOS। ठीक है, जो विनिंग पार्टी होती है, जिसके पास फाइनली कुछ रिलीफ मिला है, विनिंग पार्टी, उसको हम बोलते हैं डिक्री होल्डर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पूरा CPC नहीं समझोगे अगर ये टर्म ही नहीं समझे। ठीक है, तो विनिंग पार्टी इन द जजमेंट इज कॉल्ड डिक्री होल्डर। द लूजिंग पार्टी, जिनको लाइबिलिटी पे है, जिनको पे करना है, जिन पे अब लाइबिलिटी है, जो जिन पे अब जजमेंट के बाद लाइबिलिटी है, उनको बोलते हैं जजमेंट डेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं जो डिक्री होल्डर है ना, इनके पास होती है पावर। कौन सी पावर, ये चूज कर सकते हैं जो पैसे लेने हैं वो पैसे कहाँ से ले और कैसे ले। तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन जो होती है ये डिसाइड करते हैं डिक्री होल्डर, ये पावर होती है डिक्री होल्डर के पास। और डिक्री होल्डर कौन है, जो विनिंग पार्टी है, विनिंग पार्टी ऑफ द जजमेंट इज कॉल्ड डिक्री होल्डर। चलिए दो और क्वेश्चन है, फटाफट वो भी कर लेते हैं। ओके, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कह रहे हैं दो पार्टी हैं सूट के, ठीक है, पार्टी ए पार्टी बी से कुछ सवाल करना चाहते हैं, क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस क्या हम लिखित रूप में दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में? हाँ, रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस दे सकते हो आप ऑपोजिट पार्टी को। और ये रिटन क्वेश्चंस को लीगली क्या बोलते हैं, इसका लीगल टर्म क्या है? यही है आपका आंसर, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटरीज। काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इंट्रोगेटरीज मतलब क्रिमिनल लॉ में हमने पढ़ा था ना, इंट्रोगेशन जो पुलिस करती है वो सब ओरल होता है, तो लोगों को लगता है कि इंट्रोगेटरीज इंट्रोगेशन एक ही चीज है। नहीं, जो CRPC में इंट्रोगेशन पढ़ते हैं उसको आप भूल जाओ। CPC में इंट्रोगेटरीज का मतलब होता है जो आप ऑपोजिट पार्टी से रिटन क्वेश्चंस मांगते हैं, आप रिटन में क्वेश्चंस देते हैं लिखित रूप में, और लिखित रूप में उनसे जवाब मांगते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटन क्वेश्चंस, इंट्रोगेटरीज। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, समझ गए? चलिए, ये है पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये तो टाइप्स ऑफ सूट्स मैंने दिया है, टाइप्स ऑफ सूट में ऐसा कौन सा सूट है जो आप अपने लिए नहीं लड़ते हैं, आप लड़ते हैं अपने जैसे बहुत लोगों के लिए, एज ए रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आई एम फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लॉयर्स मान लीजिए, या फिर मैं अपनी पूरी हाउसिंग सोसाइटी के बिहाफ पे एक केस लड़ रही हूँ, नॉट जस्ट ऑन माई बिहाफ बट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। आंसर हो गया रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ ये कहाँ आता है, ऑर्डर 1 में आता है कि ऑर्डर रूल में?
ऑर्डर 2 में, ठीक है। बैराक देखो और बताओ। चलिए ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए भी। तो जाइए अभी पार्ट 2 भी देखिए।